हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए, असलहे लेकर आए और उन्होंने निर्दोष 28 लोगों की हत्या कर दी और 200 किलोमीटर के बाद वो फरार हो गए। आज 1 महीना बीत गया है और शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको भरोसा, और हमारी सेना और शौर्य के पराक्रम ने क्या किया उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आज शहीदों के परिवार जो अपने परिजनों को खोने का 1 महीने का दुख झेल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं वो 4 दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं, उनके सर काट के हिंदुस्तान कब लाएगा और जब वो आएंगे तब न्याय होगा। इसके बाद बात करते हैं सेना के शौर्य और पराक्रम की। हमारी तो सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको नाज है। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने 65 में, 71 में, 99 में बार बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस बार भी वही काम किया। इस बार भी पाकिस्तान को नाको चने चबा दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई और पाकिस्तान को त्राहिमाम करना पड़ा। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें इतना भरोसा है कि आक्रामक बिल्कुल कार्रवाई सेना कर रही थी और बीच में सीज फायर होने पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। हमारी सेना ने बार बार पाकिस्तान को लेसन सिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमारी सेना ने इंदिरा जी के नेतृत्व में। तो जब सीज फायर होता है तो कुछ सवाल खड़े होंगे, लेकिन हम उस पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो सरकार है उसका दायित्व है, वो कर सकती है सीज फायर। लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता इस बात की है, और मैं भारत की संप्रभुता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो अमेरिका हो या उसका बाप हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। 11 दिन में 8 बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं और श्रेय लेते हैं मैंने सीज फायर कराया। वो बार बार कहते हैं मैंने ट्रेड की धमकी दी। उनके यहां से वक्तव्य आता है वो हमसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं। उनके यहां से वक्तव्य आता है मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। वो वक्तव्य देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी न्यूट्रल साइट पर मिलेंगे, और हमारे यहां से प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्रधानमंत्री 2 बार चर्चा, 3 बार इस पर कर चुके हैं, आके सामने बोल चुके। उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। क्या हमारी संप्रभुता को अमेरिका नहीं लड़का रहा है? कौन होता है अमेरिका हमारे बीच में बोलने वाला? और अगर अमेरिका के 28 नागरिक इस तरह से निर्मम रूप से, क्रूर रूप से मारे गए होते तो क्या वो दुनिया भर से सीज फायर करवाता? मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अमेरिका को बताना पड़ेगा हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करिए। क्योंकि मैं एक बात यहां पर पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन आज जो अमेरिका कर रहा है वो पाप है। वो पाकिस्तान जैसे कंगले आतंकी देश को हमारे समकक्ष लाके खड़ा कर रहा है। वो बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक स्वर में, एक भाषा में ले रहा है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी विफलता यह है कि 2008 के बाद जिस पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मान के आतंक को शरण देने वाला माना जाता था, आज वो पाकिस्तान हमारे समकक्ष बोला जा रहा है। अरे क्या हैसियत है पाकिस्तान की? 41,000 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं कंगले, IMF का लोन ले रहे हैं। अब यह अलग बात है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाए, हमारे साथ वहां के मुल्क, वहां पे IMF के मुल्क नहीं खड़े हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम कोई कैसे साथ में ले सकता है? और अमेरिका बार बार ये कर रहा है। सरकार उसको क्यों नहीं बोल रही है कि आप ये कहना बंद कीजिए, ये हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी इंडिपेंडेंस पर, हमारी इज्जत पर प्रहार है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे बातें करते हैं, अमेरिका से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बंद करा रहे डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का जो बार बार वो श्रेय ले रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारे बीच में सही बात कह रहे हैं। हमारी सरकार सीज फायर कर सकती है, आक्रामक कार्रवाई हो रही थी उसके बीच में सीज फायर किया, वो सवाल उठ सकता है, लेकिन आप कौन होते हैं भाई? आप कहां से आ गए हमारे बीच में बिचौलिए बनकर? आप कौन होते हैं कश्मीर की बात करने पाए? कश्मीर हमारा मुद्दा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। आज शहबाज शरीफ का बयान मैंने सवेरे देखा, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और दुबई में न्यूट्रल साइट पे वार्ता हो सकती है। अरे तुम कौन होते हो वार्ता कराने वाले? अमेरिका के आप लोग इशारों पे पल रहे हैं। आज हम अमेरिका को बोल नहीं पा रहे, इस तरह की बातें करनी बंद करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संप्रभुता पर यह प्रहार है और सरकार को बोलना पड़ेगा इस पर। इसके अलावा 1 महीना हो गया, उन आतंकियों को खोज निकालिए, क्योंकि देश उनके सिर कटे देखना चाहता है। आतंकवादियों ने यह कार्य किया, उनको भी निश्चित रूप से अंजाम तक हमारे सुरक्षा बल पहुंचाने में सफल होंगे, मगर वो तो मोहरे हैं। हमने चाल चलने वालों के मरकज को ध्वस्त करके दिखाया है। यानी एक होता ना कि एक होता गैंग लीडर और एक होता उसका शार्प शूटर। अरे साहब, गैंग लीडर के गैंग ऑफिस के ऊपर बम्बार्डिंग करके दिखा दी यार। कोई बात नहीं, शार्प शूटर जहां भी बचा छुप रहा होगा उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रही बात न्यूट्रल डेस्टिनेशन और इसके ऊपर, तो अभी सुप्रिया जी ने बोला कि 2008 के बाद पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मार लिया गया था, शायद भूल गई। 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह सरकार ने खुद ये बोला था कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। 2008 के मात्र 9 महीने बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे जुलाई 2009 में शर्म शेख में
भारत न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख में भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें लिखा कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इतना शर्मसार करने वाला वो स्टेटमेंट था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को भी हिस्सा बनाया गया। यानी एक प्रकार से पहली बार भारत सरकार ने यह मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। अब खैर उस बात को छोड़िए, और फिर ये कहते हैं हमारी संप्रभुता पे, तो ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने जाके मात्र 1.5 साल पहले ये कहा था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। यानी जो जो माई बाप समझे जाते हैं लोकतंत्र के, वो शांत क्यों हैं, भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। एस जयशंकर जी ने तो अपने बयान में खैर यह भी कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इस बात की इल्तिजा करी थी कि हम टेरर कैंप को स्ट्राइक कर रहे हैं, आपकी सेना इससे बाहर रहे, हम सैन्य बेसिस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो हम तो ये भी पूछेंगे कि जब पाकिस्तान को इल्तिजा कर रहे थे तो हमारे नागरिकों को भी पुंछ में बता देते, बेचारे 16 लोग जो मर गए वो ना मरते। क्या ये गलत नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान को इल्तिजा करी? ये सवाल भी उठेगा, आपने पाकिस्तान को क्यों इन्फॉर्म किया? पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जो आतंक को शरण देता है, पनाह देता है, जिसकी सॉवरेनिटी में आतंकी कैंप बसे हुए मसूद अजहर जैसे लोग रहते हैं, हफीज सईद जैसे लोग रहते हैं, उनको आप क्यों इस पर इतना विश्वास कर रहे थे? क्यों आपने बताया? ये पहली बात हम कहेंगे। दूसरी बात मैं कहूंगी, आपने हवाला दिया ट्रंप जी के 15 मई के बयान का। 15 मई से 22 मई तक 1 हफ्ता बीत चुका है और उस बीच वो 4 बार और बोल चुके हैं, आज सवेरे भी बोल चुके हैं। हाँ, और वो अपनी बात पर टिके हुए हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई और मैंने दोनों बीच में मत बोलिए, जैसे उनके बीच में मेरे बीच में भी मत बोलिए। पहली। दूसरी बात ये हो गई, आप ये जयशंकर जी एजेंसी को बुलाकर क्या बाइट दे रहे हैं? जयशंकर जी फोन उठाएं, रूबियो से बात करें, मार्को रूबियो से, क्योंकि यह शर्म की बात है कि जब सीज फायर का अनाउंसमेंट आया तो पहली ट्वीट ट्रंप की आई, दूसरी ट्वीट मार्को रूबियो की आई, तीसरी ट्वीट जेडी वांस की आई जिसका ये नाम ले रहे हैं। हमारे से पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्री ट्वीट करता है, हम उसके बाद पौन घंटे बाद बोलते हैं। क्यों भाई? हमारी सॉवरेनिटी पर ये कौन होते हैं आका बनने वाले? ये बात पूछी जाएगी। और एक और बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं, और ये बात कहनी जरूरी है। ये बात इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री देश का के नाम संबोधन करने आते हैं। आधे घंटे पहले ट्रंप आकर सुबह के 6 बजे अमेरिका के बयान देते हैं, मैंने कराया। क्यों ये हो रहा है? ये कौन सी हरकतें कर रहा है अमेरिका? और हम क्यों चुप रह रहे हैं? हम एएनआई के और पीटीआई को बाइट्स दे रहे हैं। अरे बात करिए अमेरिका के प्रशासन से और चुप कराइए इनको, ये कैसे बोल सकते हैं? और एक बात मैं यहां पे बोलना चाहती हूं, ये बात बोलनी जरूरी है। सुधांशु जी को इतिहास में जाने का बड़ा शौक है, इतिहास आपका बड़ा सियाह है सुधांशु जी, क्योंकि अगर इतिहास में जाइएगा तो मैं 1999 की उस लाहौर यात्रा का वर्णन करूंगी जहां पर नवाज शरीफ के साथ अटल जी गले मिल रहे थे और परवेज मुशर्रफ घुसपैठ करा रहा था। 3 ही महीने बाद कारगिल का युद्ध हो गया। कारगिल के युद्ध के रचयिता परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बनते हैं। 2001 में आप उनको आगरा समिट के लिए बुलाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं उनके लिए। चलिए, उसके बाद 2005 में लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना के बाजार पे जाकर कहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष थे, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, वो जिन्ना जिसने पाकिस्तान का रचन किया। उसके बाद 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, नवाज शरीफ को बुलाते हैं अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, अपने अभिन्न मित्रों के जैसा ट्रीट करते हैं। 2015 में वो किसी को भी बिना बताए लाहौर चले जाते हैं नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने, बिरयानी से वहीं जो भी खाने, केक कटाने। 2016 में पाकिस्तान की नापाक आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी में आने की परमिशन पठानकोट में मोदी जी देते हैं। और आप हमसे यहां पर कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दिक्कत यह है सुधांशु जी, अगर कुछ हुआ तो आपने क्यों पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ही तो भाई हैं। आप मुझे ये जरा समझाइए कि 2025 में हम सीज फायर करते हैं जब हमारी सेना आक्रामक है, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं हमने उनको इल्तिजा करी, अपने लोगों को इल्तिजा क्यों नहीं करी? और सुधांशु जी देखिए, यहां पर आकर व्हाट्सएप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये आप अपने भक्तों और ट्रोल पर छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसने सीधे तौर पे कहा है कोई रेडिएशन की लीक नहीं थी, तो आप पता नहीं किन लोगों को और यहां पे कोट कर रहे हैं। और मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, आपने कहा जो आतंकियों ने हत्या की वो मोहरे थे। जिस औरत का 4 दिन में सुहाग उजड़ गया, जिस 8 साल के बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठ गया, जिस 60 साल के 65 साल के बुजुर्गों का एकमात्र लड़का चला गया, उनको जाके समझाइएगा कि वो तो मोहरे थे इसलिए हमने उनको नहीं मारा। उन 4 आतंकियों को मारकर हिंदुस्तान को ऐसी नजीर बनानी चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाना तो दूर, गंदी सोच रखने वाले की भी रूह कांप जाए। और सेना पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, आपने कहा सेना पर विश्वास, सेना से ज्यादा विश्वास तो कोई किसी पर कर ही नहीं सकता। हमारी सेना तो वो शूरवीर सैनिकों की सेना है। लेकिन आपके लोग कहते हैं कि, और आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कहते हैं कि सेना
जो है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आपके एक और मंत्री है विजय शाह, ये जगदीश देवड़ा की बात कर रही थी, एक और मंत्री है विजय शाह मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं कि सेना की जो सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में जो उन्होंने कहा, मैं एक औरत होने के नाते यहां पर बोलूंगी भी नहीं, और उनको आप बर्खास्त नहीं करते हैं। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। जब वो ऑर्डर आता है तो एफआईआर होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस एफआईआर पर क्या फटकार लगाई है ये सब जानते हैं। एफआईआर उनको बचाने के लिए लिखी गई है। अरे नैतिकता और मर्यादा दिखाइए, और जो गलीच ऐसे लोग हैं उनको निकाल बाहर करिए अपने पदों से। पार्टी से तो आप नहीं निकालिएगा, पद से तो निकालिए। आप ब्रिजभूषण के साथ खड़े होंगे, आप कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े होंगे, अब आप ऐसे लोगों के साथ भी खड़े हैं जो हमारी सेना का पराक्रम को खत्म कर रही है। कैसी कैसी बातें हो रही है। विजय शाह के मसले पर भी सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी को इस मामले में तो एक नजीर यकीनन स्थापित करनी ही थी। राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। राजनीति कौन करता है, 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जहां नीति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन गाड़ी से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति कौन कर रहा है, हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए। उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर नहीं कर पाए, प्रभाव में आ गए, दबाव में आ गए। लेकिन उसके बाद रेलवे टिकट के फोटो पर ऑपरेशन सिंदूर छपेगा, फोटो छपेगी मोदी जी की। उसके बाद बड़े बड़ी होर्डिंग लगाई जाएंगी, बिल्कुल आर्मी की यूनिफॉर्म में आ जाएंगे मोदी जी। कभी पायलट बन के अपने छपवा देंगे पोस्टर मोदी जी। और ये लोग नहीं छपवा रहे हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पर हैं ये। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल हैंडल देखिए, बीजेपी नेशनल हैंडल देखिए। मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय ले रहे हैं। आप सेना को कभी तो श्रेय दीजिएगा। राजनीति ये होती है, राजनीति ये होती है कि आप धीमे से कन्नी से काट के निकल गए कि विजय शाह ने माफी मांग ली। माफी मांगने का काम नहीं किया है, उन्होंने पाप किया है। उन्होंने जो बातें एक ऑफिसर के लिए कही हैं जिसका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो पाप है, वो गलत है। उनको बर्खास्त न करना दिखाता है कि आप हर बार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, जगदीश देवड़ा किस हैसियत से कहते हैं कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी और उनको तो बर्खास्त भी नहीं किया गया। अरे आपकी पार्टी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर लेती तो हम मान जाते। आपने बोला मुसलमान मुल्कों ने आतंक का वो किया है, उसको गलत बोला है। एक भी मुल्क ने हमारे सपोर्ट में कुछ बोला है? एक मुल्क का स्टेटमेंट दिखाइए। इससे पहले हिंदुस्तान को इतना अलग थलग कभी नहीं महसूस कराएगा। और किसके सामने? वो कंगले पाकिस्तान के सामने, जिनके पास आटा नहीं है खाने को और चले जंग करने। हमारी कूटनीति का ये सबसे बड़ा फेलियर है। यहां पर एक बात कहनी और जरूरी है, प्रभाव में कौन आता है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप लोगों को एक ग्रुप्स बनाकर आपने 11 साल सत्ता में 90 कंट्रीज की यात्रा करी, मोदी जी ने अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात करने की विश्व के सामने मौका आया तो आपको विपक्ष की जरूरत पड़ी। और मैं इसका स्वागत करती हूं, आपने विपक्ष को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात कही और आपने कहा कि विपक्ष के लोगों को भी आपने इंक्लूड किया, अच्छी बात है। आप दुनिया भर में लोगों को बात करने के लिए भेज रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सदन को कब बताइएगा? संसद में सत्र कब होगा? 2008 के बाद अडवाणी जी ने कहा संसद का सत्र होना चाहिए, संसद का सत्र हुआ, उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया उस सत्र में। अटल जी ने कहा था 62 में युद्ध के दौरान सत्र हुआ, देश को विश्वास में लिया गया। आप सत्र से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया को बताना है क्या हुआ, भारत के संसद को नहीं बताना है। भारत में सत्र नहीं बुलाना चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, क्या उनको सच जानने का हक नहीं है? और अगर बार बार आप इतिहास कुरेदिएगा तो फिर इतिहास कुरेदने पर मैं भी आ जाऊंगी और फिर बताना पड़ेगा कि भाई 1999 से पहले मुस्लिम लीग के साथ तो सरकारें आप मिलकर चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चला रहे थे। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में सरकारें भी चला रहे थे और ब्रिटिशर्स को लिखकर बता भी रहे थे कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। और सावरकर जी
उन्होंने कितनी अंग्रेजों की परस्ती करी है सबको पता है। ठीक तो है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज वो मौका नहीं है। अगर आप धृष्टता पे आइएगा तो मैं भी राजनीति पर आऊंगी, और है। राजनीति बड़ी गंदी कर रहे हैं आप। मोदी जी का फोटो छपवा कर अमित कॉम्बैट में कराकर, ये गंदी राजनीति है, इससे बचिए, ये मत करिए। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं।